नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी बिहार में एसआईआर पर तेज हुए बवाल की, ओडिशा सरकार के खिलाफ एकजुट हुए विपक्ष की। देखेंगे मानसून सत्र से पहले मोदी सरकार पर लगे नए आरोप को, बिहार में चरमराती कानून व्यवस्था को। जानेंगे राहुल के आरोपों पर कैसे बौखलाए हिमंता बिस्वा शर्मा, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक सरकार ने जारी की रिपोर्ट, आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार, परेड की नहीं ली इजाजत, आरसीबी पर आपराधिक केस चलाने की मंजूरी। एयर इंडिया विमान हादसे पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का बड़ा दावा, लिखा कैप्टन सुमित सबरवाल ने रोकी थी दोनों इंजनों की ईंधन आपूर्ति, पायलट संगठन ने रिपोर्ट को बताया निराधार। राष्ट्रपति के हाथों इंदौर को मिला सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड, भोपाल को दूसरा तो वहीं लखनऊ को मिला तीसरा स्थान। शेयर बाजार में गिरावट, 375 अंकों की गिरावट के साथ 82,259 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 100 अंकों की गिरावट के साथ 25,111 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने सियासत को गरमा रखा है। महागठबंधन ने विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग और बीजेपी को घेरने के लिए कमर कस ली है। राजद और कांग्रेस लगातार चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे हैं, और अब एक बार फिर महागठबंधन ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए सवालों की बौछार कर दी है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में चुनाव आयोग के अभियान ने बीजेपी और आयोग दोनों को बुरा फंसा दिया है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये सब सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर आयोग पर हमला बोला। उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि हमें इंटेंसिव रिवीजन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये किया जा रहा है वो लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। उन्होंने कहा कि हमने बिहार बंद किया, विपक्ष के कई नेताओं ने इसको लेकर चिंता जताई, लेकिन चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने तो वोटों की चोरी का ही दावा कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया कि बिहार में चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर रंगे हाथ वोट चोरी करता पकड़ा गया। काम सिर्फ चोरी, नाम एसआईआर, पर्दाफाश करने वाले पर होगी एफआईआर। ईसी अब भी इलेक्शन कमीशन है या पूरी तरह बीजेपी की इलेक्शन चोरी शाखा बन चुका है? राहुल गांधी ने तो इलेक्शन कमीशन को नया नाम ही दे दिया। इसके अलावा कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग को घेरा। कांग्रेस ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार कैसे चुनाव आयोग के माध्यम से मतदाता सूची पुनरीक्षण के बहाने लोकतंत्र का चीरहरण कर संविधान को खत्म करने पर उतारू है। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव में हार देखकर हर प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। यानी विपक्ष का दावा है कि बिहार में बीजेपी हार रही है और इसलिए वो चुनाव आयोग की मदद से धांधली कर रही है। हालांकि महागठबंधन के आरोपों पर चुनाव आयोग का जवाब आ गया है, जिसमें उसने कहा कि वीडियो में झूठे दावे किए गए हैं। महागठबंधन का आरोप है कि एनडीए सरकार में लोकतंत्र खतरे में है। बिहार में एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ है, तो एनडीए शासित ओडिशा में छात्रा के खुद की जान लेने के मामले में सबको झकझोर कर रख दिया है। विपक्ष अब सरकार पर हमलावर हो गया है और न्याय की मांग कर रहा है। साथ ही सभी विपक्षी दलों ने एकजुट होकर ओडिशा बंद का ऐलान किया। जाने के लिए देखिए रिपोर्ट। बालासोर जिले में कॉलेज की छात्रा के खुद की जान लेने के मामले ने राजनीति को गरमा दिया है। ओडिशा में इस वक्त हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विपक्ष ने ओडिशा बंद बुलाया। इस दर्दनाक घटना के विरोध में कांग्रेस समेत 8 विपक्षी दलों ने ओडिशा बंद का आह्वान किया, जिसे राज्य भर में भारी जन समर्थन मिला। ओडिशा के भुवनेश्वर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन के दौरान सरकार विरोधी नारे लगाए गए। प्रदर्शनकारियों में महिलाएं भी शामिल थी। प्रदर्शन के दौरान माहौल बिगड़ने पर पुलिस ने लोगों को हिरासत में ले लिया। इस बंद का असर पूरे राज्य में देखने को मिला। बंद के दौरान विभिन्न जिलों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कहीं ट्रेनें रोकी गईं तो कहीं सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ टायर जलाकर प्रदर्शन किया गया। जगह जगह बाजार बंद रहे और यातायात पूरी तरह से ठप नजर आया। ट्रेन और बसें रोक दी गई। भुवनेश्वर में बसों का चक्का जाम कर दिया गया, जिससे यात्री पैदल चलने को मजबूर हो गए। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख बाजारों और दुकानों को बंद रखा गया और पूरे शहर में सन्नाटा पसरा रहा। भद्रक में प्रदर्शनकारियों ने चेन्नई कोलकाता हाईवे पर टायर जलाए, जिससे ट्रकों की लंबी कतारें लग गई और यातायात घंटों बाधित रहा। साथ ही रेलवे ट्रैक पर भी प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया, जिससे ट्रेनों की आवाजाही पर असर देखने को मिला। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। न्यायिक जांच की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन में विपक्षी कार्यकर्ताओं समेत 2 पूर्व मंत्री घायल भी हो गए।
विपक्ष ने सरकार को घेरते हुए जमकर हल्ला मचाया। हल्ला तो मानसून सत्र में भी मचने वाला है, जिससे मोदी सरकार पहले से ही डरी हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विपक्ष भी अपनी तैयारियों को धार देने में जुटा हुआ है। और अब इस बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे लेकर सरकार के रवैये पर ही कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या है इस खबर को लेकर पूरी जानकारी जानेंगे रिपोर्ट। 21 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल विपक्ष लंबे वक्त से पहलगाम आतंकी हमले, ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के सीज फायर ऐलान सहित तमाम मुद्दों पर सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार इस मांग को नजरअंदाज करती आ रही है। उधर विपक्ष के दबाव में सरकार ने सर्वदलीय बैठक तो बुलाई, लेकिन उन बैठकों से पीएम मोदी नदारद रहे थे। माना जा रहा था कि अब इन मुद्दों पर विपक्ष मॉनसून सत्र में सरकार से जवाब मांगेगा, लेकिन मोदी सरकार संसद में भी जवाब देने से बचने की कोशिश में दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी से सांसद जावेद अली खान ने दावा किया है कि मॉनसून सत्र में सरकार पहलगाम हमले और उससे जुड़े तमाम अहम मुद्दों पर जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुई है। उन्होंने लिखा, 21 जुलाई को संसद सत्र शुरू हो रहा है। राज्यसभा में पहले दिन रक्षा मंत्रालय से संबंधित प्रश्नोत्तर होने थे, पर सरकार ने भारत पाक संघर्ष, ऑपरेशन सिंदूर, संघर्ष विराम व युद्ध रुकवाने में ट्रंप की भूमिका से संबंधित एक भी प्रश्न का जवाब देना मंजूर नहीं किया है। दरअसल तारांकित प्रश्न वो सवाल होते हैं जिनका सदन में मौखिक रूप से जवाब देना होता है, और अतारांकित वो होते हैं जिनका लिखित रूप में जवाब दाखिल किया जा सकता है। अब सरकार के इन सवालों का जवाब देने से इनकार करने के फैसले पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जब विपक्ष इन मुद्दों पर एक खुली चर्चा चाहता है, तो फिर मोदी सरकार इससे क्यों बच रही है? क्या सरकार कुछ छिपा रही है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब अभी मिलना है, लेकिन सरकार की चुप्पी और अब जवाब देने से इनकार करना कई सवाल पैदा करता है। इससे साफ है कि अगर सरकार का यही रवैया रहा तो मॉनसून सत्र में विपक्ष सरकार की जोरदार घेराबंदी कर सकता है, जिससे मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़नी तय मानी जा रही हैं। मोदी सरकार के इस रवैये को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। वैसे सवाल तो इस समय बिहार की कानून और सुरक्षा व्यवस्था पर भी उठ रहे हैं, और इन सब के बीच ललन सिंह ने एक विवादित बयान दे दिया, जिससे विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। तो बिहार के हॉस्पिटल में हुई घटना को लेकर क्या बोल गए ललन सिंह, जिस पर विपक्ष हुआ आग बबूला? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में अब एक और शख्स की जान ले ली गई। इस बार बदमाशों ने पटना के पारस अस्पताल के आईसीयू में घुसकर गोली मारी है। बंदूकों के साथ 5 अपराधी गैंगस्टर चंदन मिश्रा को गोली मारकर फरार हो गए। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। चंदन बेउर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल आया था। वो पहले से ही व्यापारी की जान लेने के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा था, लेकिन जैसे ही वो बाहर आया, बदमाशों ने उसका काम तमाम कर दिया। ये घटना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करती है कि आखिर क्यों चंदन की जान ली गई और कैसे हॉस्पिटल के अंदर घुसकर इस घटना को अंजाम दे दिया गया। ये कोई पहली ऐसी घटना नहीं है। बीते कुछ दिनों से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, जिसे लेकर प्रदेश की एनडीए सरकार बुरी तरह से घिर गई है। इस घटना को लेकर कांग्रेस ने ट्वीट किया कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं, लेकिन इन घटनाओं को लेकर केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता ललन सिंह का जो बयान सामने आया है, उस पर विवाद छिड़ गया। उन्होंने कहा, अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो आपसी विवाद है, और आपसी विवाद के में घटनाएं होती हैं। ललन सिंह के बयान की कांग्रेस ने कड़ी निंदा की। पार्टी ने कहा कि बिहार में आए दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट है और जिम्मेदार इस तरह अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। वहीं बिहार पुलिस के एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन के बयान पर भी काफी बवाल देखा जा रहा है। उन्होंने बिहार में क्राइम को लेकर किसानों को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में ज्यादा जान लेने की घटनाएं होती रहती हैं, जिस पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भड़क गए। उन्होंने कहा कि ऐसा तर्क हम पहली बार सुन रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि पुलिस नाकाम हो चुकी है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी उनके बयान को गलत बताया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बढ़ते अपराध पर लगाम लगाने के लिए सरकार क्या कर रही है, या लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है? एनडीए सरकार कटघरे में आ गई है। ललन सिंह ने कहा, ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, इस पर एनडीए सरकार बुरी तरह घिरने वाली है। वहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा तो पहले से ही घिरे हुए हैं। राहुल गांधी ने बिस्वा शर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, तो हिमंता बौखला गए और कुछ ऐसा कह गए जिससे खुद ही घिर गए हैं। क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। असम की जमीन से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दहाड़ ने बीजेपी नेताओं की नींद उड़ा दी है। प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। राहुल गांधी के बयानों पर अब सियासी बहस छिड़ गई है। ये सब तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जरूर जाएंगे। कांग्रेस सांसद के बयान पर अब सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने पलटवार किया है।
हेमंता ने कहा, राहुल गांधी ये भूल गए हैं कि वो खुद देश भर में दर्ज कई आपराधिक मामलों में जमानत पर बाहर हैं। वो खुद जमानत पर बाहर हैं। वो मुझे जेल भेजने की बात कह रहे हैं। असम में आकर हमें भी मेहमान नवाजी का मौका दीजिए। हेमंता ने नेशनल हेराल्ड मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी को ही भ्रष्ट बता दिया। हेमंता यही नहीं रुके, उन्होंने एक के बाद एक 2 ट्वीट किए। हेमंता ने दूसरे ट्वीट में लिखा कि राहुल गांधी आज असम में सिर्फ मेरी निंदा करने आए थे। उन्होंने अपनी सभी सभाओं में बार बार मेरा नाम लिया। मैं कहना चाहूंगा कि मैं उनका आभारी हूं, क्योंकि आज उन्होंने मेरा राजनीतिक कद उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां शायद मैं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए कभी नहीं पहुंच पाता। अगर राहुल गांधी ने मेरी आलोचना करने का फैसला किया है तो ये साफ संकेत है कि मैं असम के लोगों के लिए जरूर कुछ सही कर रहा हूँ। हेमंता ने कहा कि वो सिर्फ ये कहने के लिए असम आए थे कि हिमंता बिस्वा शर्मा जेल जरूर जाएंगे। उनके इस बयान में उनकी खींच साफ नजर आ रही है कि कैसे जेल जाने की बात पर वो बौखला गए हैं और नेशनल हेराल्ड जैसे मामलों का जिक्र कर वो राहुल गांधी को ही भ्रष्ट बता रहे हैं, जबकि इस मामले में इतने लंबे वक्त के बावजूद ईडी भी कोर्ट में अब तक कुछ साबित नहीं कर पाई है। वहीं हेमंता के पास उन पर लगे आरोपों के जवाब में कुछ नहीं है। वो राहुल के सवालों को सीधे टाल गए और उन पर ही हमलावर हो गए। वैसे राहुल गांधी और हेमंता के बीच ये राजनीतिक बहस कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार जिस तरह राहुल गांधी ने उनके ही राज्य में जाकर उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ये तक दावा कर दिया कि जल्द ही सीएम शर्मा जेल जाएंगे और मोदी शाह भी उन्हें बचा नहीं पाएंगे, उसके बाद से ये दोनों नेता एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। विपक्ष का कहना है कि जब बीजेपी खुद घिरती है तो कांग्रेस पर बिना सिर पैर के आरोप लगाने लगती है। अब हेमंता के पलटवार ने मामले को और गर्मा दिया है। देश में कई विवाद चल रहे हैं और इन विवादों के बीच एक विवाद बांग्लादेश के साथ भी खड़ा हुआ है कि प्रदर्शनकारियों ने सत्यजीत रे के घर को तोड़ दिया, जिस पर जबरदस्त बवाल मच गया और अब इन आरोपों पर बांग्लादेश सरकार की तरफ से सफाई आ गई है। क्या कहा बांग्लादेश सरकार ने, देखेंगे रिपोर्ट। लंबे वक्त से अशांत चल रहा बांग्लादेश एक बार फिर से हिंसा की चपेट में है। गोपालगंज में नेशनल सिटीजन पार्टी यानी एनसीपी की एक रैली में हिंसा भड़क उठी। इसमें 4 लोगों की जान चली गई। गोपालगंज बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान का होम टाउन भी है। एनसीपी नेताओं ने गोपालगंज में एक रैली बुलाई थी। इस रैली के दौरान शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग के समर्थकों ने विरोध किया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। भीड़ को कंट्रोल करने के लिए सेना ने गोलियां चलाई। अवामी लीग का आरोप है कि इस हिंसा को बांग्लादेश की सेना और एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने अंजाम दिया है। अवामी लीग ने कहा कि सरकारी एजेंसियों और सेना के जरिए निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की गई। साथ ही जो लोग बंगबंधु की विरासत की रक्षा के लिए खड़े हुए उनकी जान ले ली गई। इस हमले के बाद एनसीपी नेता नाहिद इस्लाम और एनसीपी के दूसरे नेता हसनत अब्दुल्ला ने मुजीब की विरासत के अवशेषों को मिटाने का वादा किया, यानी कि छात्र पूरा का पूरा इतिहास बदलना चाहते हैं। ऐसे में मोहम्मद यूनुस सरकार पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि साल 2024 में जब छात्रों ने प्रदर्शन किया तो हालात काफी तनावपूर्ण हो गए। शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट हो गया था और अब ठीक 1 साल बाद जुलाई 2025 में एक बार फिर से हिंसा भड़क उठी है और अब एक बार फिर से हालात वैसे ही बनते दिखाई दे रहे हैं, जिससे चर्चा है कि क्या इस बार कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिलेगा जैसा 2024 में हुआ था। बांग्लादेश सरकार के राज में इतिहास को मिटाया जा रहा है, जिस पर विवाद बढ़ना तय है। ऐसे ही आरोप मोदी सरकार पर भी लग रहे हैं। खासकर किताबों में किए जा रहे बदलाव को लेकर सरकार बुरी तरह घिर गई है। दरअसल एनसीईआरटी की क्लास 8 के इतिहास की नई किताब पर आलोचकों ने शिक्षा के भगवाकरण का आरोप लगाया है। तो अब ऐसा कौन सा हुआ बदलाव जिससे लगे ऐसे आरोप, जानेंगे रिपोर्ट में। एनसीईआरटी पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 2025-26 सत्र के लिए प्रकाशित कक्षा 8 की इतिहास की नई किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 विवादों से घिर गई है। आलोचकों का आरोप है कि यह किताब दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को एक तरफा और अत्यधिक नकारात्मक रूप से पेश कर रही है, जो कि शिक्षा के भगवाकरण की ओर इशारा करता है। आलोचकों का आरोप है कि आरएसएस के प्रभाव में इतिहास को हिंदू मुस्लिम संघर्ष के चश्मे से दिखाने की कोशिश हो रही है। किताब में लिखा है कि सल्तनत काल में बौद्ध, जैन और हिंदू मंदिरों पर कई हमले हुए जो लूटपाट और मूर्ति तोड़ने से प्रेरित थे। वहीं जजिया को अपमानजनक कर बताया गया है, जो गैर मुस्लिमों पर धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने के मकसद से लगाया जाता था। किताब में बाबर को क्रूर और निर्मम विजेता, तो वहीं औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारों को नष्ट करने वाला शासक बताया गया है, जबकि अकबर के शासन को क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण कहकर एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। एनसीईआरटी का दावा है कि ये सभी बातें सच हैं, लेकिन आलोचकों का सवाल है कि क्या सल्तनत और मुगल काल की पूरी तस्वीर बस इतनी ही है?
उनका तर्क है कि यदि शासकों ने 600 वर्षों तक धर्मांतरण और मंदिरों का विनाश किया होता तो भारत में 14.2% मुस्लिम आबादी ही कैसे बची रहती। दरअसल इतिहास को संतुलित और संवेदनशील तरीके से पढ़ाना जरूरी है। छात्रों को यह सिखाना चाहिए कि अतीत की गलतियों से हम सीखकर एक बेहतर समाज बना सकते हैं। शूद्रों पर अत्याचार, बौद्ध विहारों का विनाश या मुगल काल की क्रूरता को संदर्भ के साथ समझाना चाहिए। एनसीईआरटी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी किताबें नफरत नहीं बल्कि समझ और सहिष्णुता को बढ़ावा दें, न कि किसी समुदाय विशेष के लिए नफरत बढ़ाने का काम करें। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुशासन के चिराग में तेल लगातार कम होता चला जा रहा है। उनके राजनीतिक करियर में अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गहरा होता चला जा रहा है। कभी कभी वो अब बिजली की बात करते हैं, फ्री बिजली देने की, तो कभी वो अपने आंकड़े बताते हैं कि उन्होंने कितना रोजगार पिछले सालों के अंदर दिया है। मगर कानून और व्यवस्था का क्या किया जाए? वहाँ पर अभी आज की घटना है, एक बड़े अस्पताल में जाकर के बदमाशों ने किसी मरीज की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी। इसका मतलब ये है कि सुशासन बाबू का जो कानून व्यवस्था है वो वेंटिलेटर पर है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।